तो आपको लगता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री को समझते हैं? सोचते हैं कि 100 करोड़ की कमाई का मतलब है कि प्रोड्यूसर एकदम मालामाल हो गया? अच्छा, आज हम उसी मायाजाल को तोड़ने वाले हैं। वो सच बताने वाले हैं जिससे बड़े बड़े स्टूडियो आपसे छिपाते हैं। ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री का एक्सरे है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो फिल्म जिसने 100-200 करोड़ छापे, आपको क्या लगता है उसने सच में कितना कमाया? मैं बताती हूँ। जो नंबर आप और हम देखते हैं ना, वो तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। असली कहानी, असली पैसा तो पानी के नीचे उन डील्स में छिपा है जो कभी हम तक पहुंचती ही नहीं। तो क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट है? बस यही तो है सिनेमा का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा धोखा, और आज हम इसी की परतें उधेड़ने वाले हैं। सच तो ये है कि जब आप 100 करोड़ क्लब की बड़ी बड़ी हेडलाइंस पढ़ते हैं तो वो सिर्फ बेची गई टिकटों का टोटल कलेक्शन होता है। ये पैसा प्रोड्यूसर की तिजोरी में नहीं जाता। अरे ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल है। असली कमाई का हिसाब किताब तो भी बहुत दूर है। तो ये गणित काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सोचिए, GBOC यानी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक पूरा भरा हुआ ग्लास है, लेकिन इससे पहले कि कोई एक घूंट भी पी सके, सरकार आती है और अपना GST का हिस्सा निकाल लेती है। अब जो बचा वो है NBOC यानी नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और सुनिए, ये तो सिर्फ पहला कट है, अभी तो और भी बहुत कट लगने बाकी हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एक फिल्म बनाने के लिए ये जो करोड़ों रुपए लगते हैं, ये आते कहाँ से हैं? कौन है वो जो इस अंधे कुएं में पैसा लगाने का जिगरा रखता है? देखिए, फिल्म बनाना कोई कलाकारी से पहले एक हाई स्टेक पोकर गेम है। एक एवरेज फिल्म पर भी, मैं कह रहा हूँ एवरेज, उस पर भी 50 से 100 करोड़ का दाव लगता है। मतलब ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें करोड़ों लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं। इंडिया में फिल्म फाइनेंसिंग की कहानी खुद किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 40s में सब कुछ स्टूडियो के कंट्रोल में था, बड़ा ऑर्गेनाइज था, लेकिन 90s में जब बैंकों ने दरवाजे बंद कर दिए तो अंडरवर्ल्ड ने एंट्री मारी, वो भी 36 से 40% के जानलेवा ब्याज पर। फिर 2000 में सरकार ने इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया और तब जाकर बैंक्स और डिज्नी, YRF जैसे बड़े कॉर्पोरेट खिलाड़ी मैदान में उतरे। अब यहाँ एक जादुई शब्द आता है, MG, मतलब मिनिमम गारंटी। ये वो एडवांस पैसा है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को फिल्म रिलीज होने से बहुत पहले दे देता है। एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म पर सट्टा लगा रहा है कि ये चलेगी। अगर फिल्म पिटी तो डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा डूबा। तो सवाल ये है कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेता ही क्यों है? इसका जवाब आपको चौंका देगा। ठीक है, पैसा आ गया, प्रोड्यूसर की जेब में पैसा है। अब चलिए इस पैसे के सफर को ट्रैक करते हैं। निवेशक की जेब से लेकर आपके टिकट खरीदने तक ये पैसा कहाँ कहाँ घूमता है। चलिए एक और बड़ा झूठ तोड़ते हैं। फिल्म का बजट सिर्फ शूटिंग का खर्चा नहीं होता। बजट का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस PNA यानी प्रिंट्स और एडवर्टाइजिंग। प्रिंट्स मतलब फिल्म की डिजिटल कॉपी को थिएटर्स में भेजना, और एडवर्टाइजिंग मतलब वो सारे होर्डिंग्स, टीवी एड्स जो आपको फिल्म देखने पर मजबूर करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कभी कभी मार्केटिंग का खर्चा फिल्म बनाने से भी ज्यादा हो जाता है। अब पैसे के इस चक्रव्यूह को जरा ध्यान से समझिए। स्टेप 1, प्रोड्यूसर पैसा लगाता है फिल्म बनाने और प्रमोट करने में। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूटर उस फिल्म को प्रोड्यूसर से खरीदता है। स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूटर उसे एग्जिबिटर यानी थिएटर मालिकों को बेचता है। और स्टेप 4, तब जाकर आप और हम टिकट खरीदते हैं। सोचिए, आपके 200-300 रुपए की टिकट का पैसा कितने हाथों से होकर गुजरता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। थिएटर मालिक भी तो अपनी कमाई रखेगा। नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से अपना हिस्सा काटने के बाद जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कहलाता है। आप देख रहे हैं, प्रोड्यूसर का केक हर कदम पर छोटा और छोटा होता जा रहा है। अब हम इस खेल के उस हिस्से में आ गए हैं जहां असली पैसा बनता है। ये वो सीक्रेट है जिसे ये इंडस्ट्री कभी भी खुलकर बाहर नहीं आने देना चाहती। इस चार्ट को अपनी आंखों में बसा लीजिए। ये है आज की फिल्म इंडस्ट्री का असली सच। बॉक्स ऑफिस अब मेन कोर्स नहीं रहा, वो तो सिर्फ एक स्टार्टर है जो कुल कमाई का सिर्फ 30% है। असली दावत तो 40% डिजिटल OTT राइट्स, 20% सैटेलाइट राइट्स और 10% म्यूजिक राइट्स में है। और बस यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर फ्लॉप हो सकती है, लेकिन अपने नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचकर टेबल पर बैठे बैठे प्रॉफिट कमा सकती है। बॉक्स ऑफिस की सफलता अब सिर्फ ब्रांड वैल्यू और स्टार्स की अगली फिल्म की फीस बढ़ाने के लिए है। असली तिजोरी तो कहीं और ही भरी जाती है। और ये पैसों का खेल सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता, हॉलीवुड में तो इसका एक फैंसी नाम भी है, हॉलीवुड अकाउंटिंग। ये एक तरह की बाजीगरी है जहां बड़े बड़े स्टूडियो खर्चों को कागज पर इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि फिल्म हमेशा घाटे में ही नजर आती है। और ऐसा करते क्यों है? ताकि एक्टर्स और राइटर्स को प्रॉफिट का हिस्सा ही ना देना। इसका सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग उदाहरण देखिए। हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स ने लगभग $1 बिलियन कमाए। दुनिया भर ने उसे ब्लॉकबस्टर बनाया, लेकिन वार्नर ब्रॉस ने ऑफिशियली क्लेम किया कि उन्हें $167 मिलियन का घाटा हुआ है। सोचिए, ये अकाउंटिंग नहीं, ये सिस्टम पर एक तमाचा है। तो इस पूरे खेल के आखिर में जब पर्दा गिरता है तो कौन जीतता है और कौन अपना सब कुछ हार जाता है? चलिए फाइनल स्कोर देखते हैं। जरा इस स्कोर कार्ड पर नजर डालिए। जब एक फिल्म फ्लॉप होती है तो स्टार अपनी करोड़ों की फीस लेकर पहले ही घर जा चुका होता है, वो विनर है। डिस्ट्रीब्यूटर जिसने MG का बड़ा दांव लगाया था वो हार गया, लूजर है। थिएटर मालिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सेफ है। लेकिन प्रोड्यूसर जिसने अपना घर बार सब कुछ दांव पर लगाया था वो बैंकरप्ट हो सकता है, दिवालिया हो सकता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। इस ग्लैमर की दुनिया में प्रोड्यूसर वो इंसान है जो सबसे पहले खाई में कूदता है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो सबसे आखिर में उसे पैसा मिलता है। अगर मिलता है तो
तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक क्या लेकर जाना है? फिल्मों को एक बार का एंटरटेनमेंट शो समझना बंद कीजिए। उन्हें एक एसेट की तरह देखिए, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझिए। एक फिल्म की असली कीमत दर्शकों तक उसके राइट से आने वाले पैसों में है। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म का सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर पोस्टर देखें तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, पोस्टर पर तो हीरो की फोटो है, पर असली पैसा किसकी जेब में गया? बॉलीवुड का ग्लैमर, 100 करोड़ क्लब, ब्लॉकबस्टर पार्टीज, हम सब ये देखते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी फाइनेंशियल रियलिटी है जो हमसे और आपसे छिपाई जाती है। आज हम उसी सच से पर्दा उठाएंगे। वीकेंड पर जब आप 500 रुपए की मूवी टिकट खरीदते हैं तो आपको लगता है कि आपने फिल्म को सपोर्ट किया, लेकिन क्या आपका पैसा फिल्म तक पहुंचता भी है? सच तो यह है कि आपका पैसा एक अजीब से फाइनेंशियल मेज में, एक भूल भुलैया में खो जाता है, और असली कहानी कुछ और ही है। आपके दिए हुए 500 रुपए में से उस फिल्म को बनाने वाले प्रोड्यूसर की जेब में शायद सिर्फ 70 रुपए ही पहुंचते हैं। शॉकिंग है ना? तो बाकी के 430 रुपए कहां गायब हो जाते हैं? चलिए इस पूरे हिसाब किताब को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले हम उस पैसे का पीछा करते हैं जो आपकी जेब से निकलता है। इस पूरे सिस्टम का एक नाम है द वाटरफॉल मैकेनिज्म। चलिए 200 रुपए की टिकट का एग्जांपल लेते हैं, आसान होगा। जैसे ही आपने टिकट खरीदी, सबसे पहला कट लेती है सरकार 18% जीएसटी, यानी लगभग 30.5 रुपीस सीधा गवर्नमेंट के पास। अब बचे 169.5। अब आप सोचेंगे ये पैसा प्रोड्यूसर को मिल गया? नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। इस बचे हुए अमाउंट का लगभग आधा 50% यानी 84.75 रुपीस थिएटर का मालिक या एग्जिबिटर रख लेता है। आधा पैसा? इतना ज्यादा? हाँ, क्योंकि उन्हें थिएटर का रेंट, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे खर्चे निकालने हैं। चलो ठीक है, अब बचे हुए 84.75 रुपीस जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो फिल्म को थिएटर्स तक लाता है। वो अपना कमीशन और खर्चा काटता है, और आखिर में प्रोड्यूसर तक पहुंचते हैं सिर्फ 70 रुपए। सोचिए, 200 रुपए में से सिर्फ 70 रुपए। तो अगर फिल्म बनाने वाले यानी प्रोड्यूसर जिसके पैसे लगे हैं उसको इतना कम मिल रहा है, तो इस इंडस्ट्री का असली मालिक है कौन? पावर किसके हाथ में है? कागज पर तो प्रोड्यूसर ही फिल्म का मालिक होता है, वही सारा रिस्क लेता है, लेकिन बॉलीवुड की असलियत अलग है। यहाँ असली पावर ए लिस्ट स्टार्स के हाथ में है। उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि कई बार फिल्म का 50% बजट सिर्फ उन्हें पे करने में चला जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्टार ही डिसाइड करता है कि फिल्म बनेगी या नहीं, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर तो बाद में आते हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर टिकट सेल्स से प्रोड्यूसर को इतना कम पैसा मिलता है तो ये 100-200 करोड़ की बड़ी बड़ी फिल्में बनती कैसे हैं? आखिर इतना पैसा आधा कहां से है? पैसा सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं आता। बड़े स्टूडियोज जैसे वाईआरएफ, धर्मा अपने इंटरनल फंड से पैसा लगाते हैं, या फिर 2 स्टूडियो मिलकर रिस्क शेयर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है प्री सेल्स। फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसके म्यूजिक, ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेच दिए जाते हैं। इसका मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले ही प्रॉफिट कमा सकती है। एब्सोल्युटली, इस एडवांस पैसे से ही अक्सर पूरी फिल्म फंड हो जाती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ऊपर का बोनस है। और ये जो 100-200 करोड़ का बजट होता है, ये जाता कहाँ है? इसके 2 हिस्से हैं, अबव द लाइन यानी एटीएल और बिलो द लाइन यानी बीटीएल। एटीएल मतलब स्टार्स, डायरेक्टर, राइटर की फीस। बीटीएल मतलब असली प्रोडक्शन का खर्चा, सेट्स, क्रू, वीएफएक्स। और बॉलीवुड में बजट का 60% तक एटीएल में चला जाता है। मतलब 60% पैसा तो एक शॉर्ट फिल्म होने से पहले ही खत्म। एग्जैक्टली। यहां से आपको समझ आता है कि असली पावर किसके हाथ में है। फिल्म बन गई, पैसा लग गया, लेकिन अब आती है असली बाजी, डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म को लोगों तक पहुंचाना। और यही वो स्टेज है जहां सबसे बड़ा जुआ खेला जाता है। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच 3 तरह की डील्स होती हैं। आउटराइट सेल में प्रोड्यूसर फिल्म बेचकर साइड हो जाता है, सारा रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर का। मिनिमम गारंटी में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को एक एडवांस देता है और रिस्क शेयर होता है। और कमीशन मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ फिल्म रिलीज करता है और सारा रिस्क प्रोड्यूसर का होता है। ये तो ऐसी बात हुई कि या तो आप घर बेच दो, या रेंट पर दे दो, या फिर ब्रोकर को कमीशन देकर बिचवाओ। और इन सब में सबसे हाई स्टेक्स डील्स में जुआ डिस्ट्रीब्यूटर ही खेलता है। तो इसका रियलिटी चेक क्या है? सीधी सी बात है, एक प्रोड्यूसर फिल्म फ्लॉप होने पर भी पैसा कमा सकता है अगर उसने फिल्म आउटराइट सेल कर दी हो, लेकिन एक छोटे शहर का डिस्ट्रीब्यूटर एक ही फिल्म से बर्बाद हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन ग्रे एरियाज की जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। इस सिस्टम को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है? कहते हैं 3 तरह के झूठ होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और प्रोड्यूसर के दिए हुए बॉक्स ऑफिस नंबर्स। यहां से डेटा मैनिपुलेशन का खेल शुरू होता है। आप जो नंबर्स देखते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर फिगर्स और ट्रेड फिगर्स। प्रोड्यूसर अक्सर इन्फ्लेटेड यानी बढ़ा चढ़ाकर ग्रॉस फिगर्स बताता है ताकि पीआर अच्छा हो और ओटीटी डील महंगी मिले, जबकि ट्रेड एनालिस्ट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से नेट फिगर्स निकालते हैं जो सच के ज्यादा करीब होते हैं। इसका मतलब आम जनता को जो 100 करोड़ क्लब दिखाया जाता है वो एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, ये एक डेलिबरेट डिसेप्शन है। एक और बड़ा लूप होल है ओवर इनवॉइसिंग। इसमें फिल्म के खर्चों को कागज पर बढ़ाकर दिखाया जाता है। ऐसा इन्वेस्टर्स से ज्यादा पैसा लेने के लिए या फिर अनअकाउंटेड फंड्स को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। क्या ये सीधे सीधे पैसा लॉन्डर करने का तरीका है? आपने पूछा, हमने नहीं कहा, पर सिस्टम में ये लूप होल एग्जिस्ट करता है। तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे खेल में आखिर जीतता कौन है और हारता कौन है? आइए देखते हैं इस खेल का नतीजा। एक साइलेंट विनर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, डिजिटल एग्रीगेटर्स जैसे बुक माई शो। ये हर टिकट पर कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं। फिल्म हिट हो या फ्लॉप, इनका प्रॉफिट पक्का है विद 0 प्रोडक्शन रिस्क। और हारता कौन है? छोटे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बड़ी फिल्म के फ्लॉप होने पर डूब जाते हैं
और ऑडियंस जिन्हें एक ऐसी फिल्म के लिए पूरा पैसा देना पड़ता है जिसकी क्वालिटी शायद स्टार की फीस के बोझ तले कॉम्प्रोमाइज हो गई हो। ये पूरा का पूरा फ्रेजाइल सिस्टम सिर्फ एक चीज पर जिंदा है, द फर्स्ट वीकेंड। फिल्म के पहले 3 दिन की कमाई डिसाइड करती है कि डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा वापस आएगा या नहीं। अगर फ्राइडे सैटरडे संडे को कलेक्शंस नहीं आए तो मंडे से खेल खत्म। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब 100 करोड़ के बजट में से 60 करोड़ सिर्फ हीरो की फीस हो तो फिल्म की क्वालिटी के लिए सिर्फ 40 करोड़ बचते हैं। ये मॉडल फाइनेंशियल रिकवरी को लगभग नामुमकिन बना देता है और लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल है। तो अगली बार जब आप कोई पोस्टर देखें जिस पर लिखा हो 200 करोड़ ब्लॉकबस्टर, तो एक सवाल जरूर पूछें, अगर फिल्म ने 200 करोड़ कमाए लेकिन उसको बनाने में 250 करोड़ लगे थे, तो क्या ये सच में एक हिट है या सिर्फ एक परसेप्शन? सोचिएगा। बॉलीवुड का सबसे बड़ा झूठ, वो 100 करोड़ का पोस्टर जिसे सुपर हिट समझा जाता है। हर बार जब ये हेडलाइन पढ़ी जाती है तो समझो एक धोखे का शिकार हो रहे हो। ये नंबर सच नहीं है, ये एक इल्यूजन है, एक माया जाल जो बड़ी चालाकी से बनाया गया है। एक मिनट, सच में ऐसा लगता है कि 100 करोड़ का पोस्टर देख लिया मतलब फिल्म सुपर हिट हो गई, कि प्रोड्यूसर की तो लॉटरी लग गई, वो तो अमीर बन गया होगा, है ना? सोच लीजिए, क्योंकि जो सच्चाई अब सामने आने वाली है ना, वो होश उड़ा देगी। समझ लीजिए, ये बॉलीवुड के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पैसे के पीछे की जांच। हम उस 100 करोड़ के नंबर को फॉलो करेंगे टिकट काउंटर से प्रोड्यूसर की जेब तक और देखेंगे कि आखिर ये पैसा रास्ते में जाता कहाँ है। ओके, तो कहानी शुरू होती है इस एक मैजिक नंबर से, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। ये है फिल्म की टोटल कमाई दुनिया भर की टिकट सेल्स से। इसको ग्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी इसमें से कुछ भी नहीं कटा है, सब कुछ इंक्लूडेड है, टैक्सेस भी। यही है वो हेडलाइन वाला नंबर जो अखबारों में छपता है और जिसको देखकर सब बोलते हैं वाह क्या कमाई है। रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? इस बड़े से नंबर में से सबसे पहला कट, सबसे बड़ा कट तो सरकार ले जाती है, जीएसटी। मतलब सीधा सीधा 100 करोड़ में से 18 करोड़ तो गायब, इससे पहले कि प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर तक बात भी पहुंचे। बिल्कुल सही। और अब आता है वो नंबर जो असल में मायने रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। जीएसटी तो गया, अब जो पैसा बचा उसमें से थिएटर वाले यानी एग्जिबिटर्स अपना हिस्सा काट लेते हैं। इसके बाद जो आखिरी अमाउंट प्रोड्यूसर की जेब में जाता है ना, उसे कहते हैं शेयर। यही है फिल्म की असली कमाई, बाकी सब शोर है। वेट, क्या मतलब 100 करोड़ की हेडलाइन का असली मतलब ये है कि प्रोड्यूसर के हाथ में मुश्किल से 40 या 45 करोड़ आते हैं? आधे से ज्यादा पैसा तो बीच में गायब हो गया। ये सिस्टम है या सीधी सीधी लूट है? इसे लूट नहीं, सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम और भी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यहाँ, पहले हफ्ते प्रोड्यूसर को मिलता है 50%, फेयर इनफ। लेकिन जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू होता है, थिएटर का शेयर बढ़ जाता है और प्रोड्यूसर का कम हो जाता है। चौथे हफ्ते तक तो प्रोड्यूसर को सिर्फ 30% मिल रहा होता है। अब समझे कि पहले वीकेंड पर इतना जोर क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद कमाई तेजी से गिरती है। तो मतलब 100 रुपए की टिकट का असली हिसाब किताब ये है। इस चार्ट को देखो, एक बड़ा पीस जीएसटी ले गया, एक और बड़ा पीस मल्टीप्लेक्स ने रख लिया, और ये जो छोटा सा टुकड़ा बचा है ना, बस इतने से पैसे पर ही फिल्म का प्रॉफिट लॉस डिसाइड होता है। गजब है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाए और फिर भी प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमा ले? क्या हो अगर बॉक्स ऑफिस अब असली खेल है ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? दिमाग घूम गया ये सुनकर। मतलब थिएटर्स खाली पड़े हैं, फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन प्रोड्यूसर की किताब में प्रॉफिट लिखा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये जादू नहीं तो और क्या है? ये जादू नहीं, बिजनेस है। आज की रियलिटी ये है कि बॉक्स ऑफिस टोटल कमाई का सिर्फ 40-50% है। असली पैसा वो यहाँ से आ रहा है। टीवी चैनल्स को बेचे गए सैटेलाइट राइट्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़न को बेचे गए डिजिटल राइट्स और म्यूजिक राइट्स, जिनकी कमाई लाइफ टाइम आती रहती है। कई बार तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही प्रोड्यूसर इन डील से टेबल पर ही प्रॉफिट कमा चुका होता है। और अगर देखना है कि असली पैसा कौन बना रहा है, तो ये नंबर देखो, 1000%। ये मल्टीप्लेक्स का पॉपकॉर्न पे प्रॉफिट मार्जिन है। उनका बिजनेस फिल्म दिखाना है ही नहीं, उनका बिजनेस है 100 रुपए की चीज 1000 में बेचना। टिकट तो बस एक एंट्री फी है उनके फूड कोर्ट में जाने की। तो साफ है, इस नए सिस्टम के असली विनर कौन है? पहले सुपरस्टार्स, फिल्म हिट हो या फ्लॉप, उनकी 50-100 करोड़ की फीस पक्की है। दूसरे, म्यूजिक लेबल्स, गाने हिट हो गए तो सालों साल रॉयल्टी आती रहेगी। और तीसरे, मल्टीप्लेक्स चेन्स, जो पॉपकॉर्न और समोसा बेचकर हमसे और आपसे, प्रोड्यूसर से भी ज्यादा कमा रहे। ठीक है, ये तो हो गए विनर्स, लेकिन हर गेम में अगर कोई जीतता है तो कोई हारता भी है। तो इस सिस्टम के हारे हुए खिलाड़ी कौन है? इसका नुकसान कौन उठा रहा है? सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार सिंगल स्क्रीन थिएटर। देखो, मल्टीप्लेक्स का मेन बिजनेस फूड है, लेकिन सिंगल स्क्रीन बेचारे आज भी सिर्फ टिकट सेल्स पर जिंदा हैं। उनके पास F&B से कमाई का ऑप्शन नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे ज्यादा शेयर मांगते हैं। नतीजा, एक एक करके ये थिएटर बंद हो रहे हैं। और दूसरा शिकार, खुद कहानी, कंटेंट। इस सिस्टम ने इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी पैदा कर दी है कि हीरो को मिलते हैं 50 करोड़ और जिसने फिल्म की नींव रखी, राइटर, उसको मिलते हैं 50 लाख। 100 गुना का फर्क। मतलब हम चेहरे पर पैसा लगा रहे हैं, दिमाग पर नहीं।
और आखिर में हार उस प्रोड्यूसर की हो रही है जो कुछ अलग करना चाहता है, एक अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास बड़ा स्टार नहीं है, तो ना ओटीटी उसको अच्छे पैसे देगा, ना मल्टीप्लेक्सेस उसको प्राइम टाइम शो देगा। मतलब इस स्टार सिस्टम में क्रिएटिविटी के लिए, रिस्क लेने के लिए जगह ही नहीं बची। तो चलो अब इस सारी हाइप और झूठे नंबर्स को साइड में रखते हैं और बॉलीवुड का असली रियलिटी चेक करते हैं। लेट्स सी द रियल स्कोर कार्ड। ये है सबसे बड़ा झटका। ऑफिशियल स्टोरी, बॉलीवुड इज बूमिंग, इंडस्ट्री आसमान छू रही है, लेकिन असलियत इस चार्ट में है। सिर्फ टॉप 10% फिल्में पैसा कमा रही हैं, बाकी की 90% या तो नुकसान उठा रही हैं या बिना किसी शोर शराबे के ओटीटी पर डंप कर दी जाती हैं। तो अगली बार जब कोई 100 करोड़ क्लब की बात करे तो उसे भूल जाना, वो सिर्फ हाइप है। सफलता का असली पैमाना, द रियल मैट्रिक है ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल भाषा में लगाए कितने और उस पर कमाए कितने। इस एग्जाम्पल से सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो, फिल्म ए, बजट 120 करोड़, कमाई 100 करोड़, हेडलाइन बनी 100 करोड़ क्लब में एंट्री, लेकिन वर्डिक्ट फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने 20 करोड़ का नुकसान किया। अब देखो फिल्म बी, बजट 30 करोड़, कमाई 80 करोड़, कोई हेडलाइन नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन वर्डिक्ट सुपरहिट। असली सफलता नंबर का साइज नहीं, प्रॉफिट का साइज है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, फिल्म का असली स्टार है कौन? वो एक्टर जिसका चेहरा पोस्टर पर है, या वो दिमाग जिसके पास सबसे तगड़ी सैटेलाइट और OTT डील है? इस पर सोचना जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमक, अंदर उतना ही घना अंधेरा। एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज हम उसी पर्दे को हटाएंगे और यकीन मानिए पर्दे के पीछे का सच आपको हिला कर रख देगा। एक सवाल, बहुत सीधा सा सवाल है, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी खरीदी हुई 500 रुपए की टिकट से कोई फिल्म सुपर डुपर हिट होती है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। अगले दिन सुबह आप उठते हैं और ऐसी हेडलाइंस देखते हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पहले ही दिन 200 करोड़ की ओपनिंग। लेकिन थिएटर की असलियत कुछ ऐसी होती है। सुबह के शोज खाली पड़े हैं, लेकिन नंबर्स हैं कि आसमान छू रहे हैं। एक मिनट रुको, ये क्या बात हुई? ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ थिएटर खाली है और दूसरी तरफ नंबर्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब मीडिया में तो हर तरफ जश्न का माहौल है। ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। बिल्कुल, और बस यहीं से शुरू होता है धोखे का असली खेल। इसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस मैनिपुलेशन। तो चलिए इस झूठे खेल के एक एक नियम को जरा बारीकी से समझते हैं। इस खेल का पहला और सबसे बड़ा हथियार, कॉर्पोरेट बुकिंग। आसान भाषा में कहूं तो प्रोड्यूसर खुद अपनी ही फिल्म की लाखों रुपए की टिकटें खरीद लेता है। क्या? अपनी ही फिल्म की टिकटें? क्यों? मतलब कोई अपना ही पैसा अपनी ही फिल्म पर इस तरह क्यों बर्बाद करेगा? पागल है क्या? पागल नहीं, शातिर। ये बर्बादी नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये स्लाइड देखिए, पूरा प्लान समझ आ जाएगा। स्टेप 1, बल्क में यानी हजारों लाखों टिकट्स खुद खरीदो। स्टेप 2, सोशल मीडिया और PR के जरिए एक झूठा माहौल बनाओ कि सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। स्टेप 3, वीकेंड के जो कलेक्शन नंबर्स हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर आसमान पर पहुंचा दो। और अब आता है असली मकसद। स्टेप 4, इस झूठी हिट फिल्म के OTT और सैटेलाइट राइट्स को कई गुना ज्यादा मुंह मांगे दाम पर बेचो। खेल टिकट से पैसा कमाने का है ही नहीं, खेल तो परसेप्शन बनाने का है। ठीक है, मान लिया, पर इंडस्ट्री के लोग तो यही कहते हैं कि अरे ये तो बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वो टिकटें खरीदकर अपने फैंस को या अपने एम्प्लॉइज को दे देते हैं। इसमें गलत क्या है? गलत है, ये मार्केटिंग नहीं, ये धोखा है। आप इसे मार्केटिंग का नाम देकर सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स को ही नहीं, बल्कि उन इन्वेस्टर्स को भी बेवकूफ बना रहे हैं जिनका पैसा फिल्म में लगा है। आप उन्हें एक झूठी सक्सेस स्टोरी बेच रहे हैं। ये सीधे सीधे उन आम निवेशकों के साथ फ्रॉड है। और सोचिए, इतना बड़ा धोखा क्या कोई एक प्रोड्यूसर अकेले कर सकता है? नहीं, इसके लिए पूरे सिस्टम की, पूरे इकोसिस्टम की चुप्पी जरूरी है। एक ऐसी साजिश जिसमें हर कोई शामिल है। इंडस्ट्री के अंदर के लोग, ट्रेड एक्सपर्ट्स, सबको पता होता है कि ये आंकड़े झूठे हैं, बढ़ाए गए हैं, फिर भी सब चुप रहते हैं। तो ये इनसाइडर्स है कौन और इन्हें चुप रहने से मिलता क्या है? ऐसा क्या है कि कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं है? क्योंकि सबकी जेब में कुछ ना कुछ जा रहा है। ये स्लाइड देखिए, मीडिया हाउसेस को ब्लॉकबस्टर हेडलाइंस के बदले मोटी एडवर्टाइजिंग मिलती है। PR एजेंसीज को झूठी कहानी फैलाने के पैसे मिलते हैं। कुछ क्रिटिक्स को अच्छे रिव्यू लिखने के बदले स्टूडियो का एक्सेस और बड़ी बड़ी पार्टियां मिलती हैं। और बड़े स्टूडियोज वो तो पूरी कहानी को ही कंट्रोल करते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें सब एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक भी बोला तो सबका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो हम सिर्फ धोखे और हेराफेरी की बात कर रहे थे। चलिए अब इस खेल के सबसे अंधेरे, सबसे खतरनाक कोने में चलते हैं, जहां ये मैनिपुलेशन एक संगीन जुर्म बन जाता है। फिल्मों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए, जिसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, ये हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एकदम आसान भाषा में समझाओ, एक फिल्म के सेट पे ये होता कैसे है एग्जैक्टली? बहुत सिंपल है, पर उतना ही खतरनाक। समझिए, स्टेप 1, मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ का काला धन है। आप फिल्म के वर्कर्स को, वेंडर्स को, सबको कैश में पे करते हैं। स्टेप 2, लेकिन कागज पर आप यही खर्चा 20 करोड़ का दिखाते हैं। स्टेप 3, फिर आप अपने ही काले पैसे से थिएटर्स में झूठी घोस्ट टिकटें खरीदते हैं। स्टेप 4, और फिर आप डिक्लेयर करते हैं कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ कमाए। तो सोचिए, आपका 10 करोड़ का काला धन अब 30 करोड़ की लीगल व्हाइट इनकम बनकर सीधे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ गया है। इन सब फाइनेंशियल क्राइम्स से भी परे इस टूटे हुए सिस्टम की एक इंसानी कीमत भी है। एक ऐसी कीमत जो सेट पर काम करने वाला वो छोटा आदमी चुकाता है,
जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। आप स्क्रीन पर एक नंबर देखिए जिसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, 90। पता है ये क्या है? ये है फिल्म इंडस्ट्री में वर्कर्स को उनकी पेमेंट देने का ऑफिशियल क्रेडिट पीरियड, 90 दिन। मतलब सिर्फ कहा जाता है। असलियत में ये 90 दिन कब 1 साल या 2 साल में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सोचकर देखिए, आप एक लाइटमैन हैं, आपने 60 दिन दिन रात मेहनत की, लेकिन आपको अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए पूरे 1 साल तक प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कैसे चलाएंगे आप अपना घर? और जो बड़े टैलेंट हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करने का एक और लीगल तरीका है जिसे कहते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग। कानूनी लूप होल्स का इस्तेमाल करके 500 करोड़ कमाने वाले फिल्म को भी कागज पर नो प्रॉफिट में दिखा दिया जाता है। लेकिन इससे बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा मिलने का वादा किया जाता है ना। यही तो इस खेल की सबसे बड़ी चाल है। उन्हें प्रॉफिट शेयर का वादा तो किया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कॉस्ट्स जैसे स्टूडियो ओवरहेड चार्जेस, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट इतनी ज्यादा बढ़ाकर दिखाई जाती हैं कि फिल्म का नेट प्रॉफिट हमेशा 0 या माइनस में ही रहता है। और इस तरह बड़े से बड़े स्टार को उनके प्रॉफिट शेयर से कानूनी तरीके से उन्हीं के सामने चीट किया जाता है। तो इन सब चक्करों के बाद, इन सारी साजिशों के बाद आखिर में सवाल ये उठता है कि फायदा किसका हो रहा है और नुकसान कौन उठा रहा है। एक सच जो इंडस्ट्री जोर शोर से छुपा रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स का वो गोल्ड रश अब खत्म हो चुका है। पहले वो आंखें बंद करके झूठे बॉक्स ऑफिस नंबर्स के दम पर फिल्में खरीद रहे थे, अब नहीं। और जब ये आसान पैसे का पाइपलाइन सूख रहा है तो इंडस्ट्री के अंदर भूचाल आना तो लाजमी है। और अब इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग नंबर, एक ऐसा आंकड़ा जो पूरी इंडस्ट्री की नींव हिला सकता है, 70%। अगर हर बॉलीवुड फिल्म का एक इंडिपेंडेंट, एक सच्चा ऑडिट पब्लिक कर दिया जाए तो 70% फिल्में टेक्निकली घाटे में हैं। ये बिजनेस प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा घुमाने पर, यानी रोटेशन ऑफ कैपिटल पर चल रहा है। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। सारा रिस्क किसका? प्रोड्यूसर का, पर उसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम। जबकि स्टार्स और सिनेमा हॉल्स का रिस्क ना के बराबर है, पर उनका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है। पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही टेढ़ा है, जहां रिस्क लेने वाले को सबसे कम मिलता है। तो जो मिथ हमें बेचा जाता है कि ये ब्लॉकबस्टर्स से चलने वाली एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है, वो एक झूठ है। सच्चाई ये है कि ये एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है जो ताश के पत्तों से बने एक नाजुक से घर पर खड़ा है। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म की ब्लॉकबस्टर वाली हेडलाइन देखें तो एक बार जरूर सोचना कि जब पर्दा गिरता है तो असली विनर आखिर है कौन। एक बात बताऊं, बॉलीवुड हम सबसे झूठ बोल रहा है। हर हफ्ते ये जो 100 करोड़ क्लब के बड़े बड़े पोस्टर्स दिखते हैं, ये ब्लॉकबस्टर की हेडलाइंस छपती हैं, ये सब एक बहुत सोचा समझा हुआ इल्यूजन है, एक धोखा है। आज हम उस एक्सेल शीट से पर्दा उठाएंगे जिस पर बॉलीवुड का असली सीक्रेट खेल खेला जाता है। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। अरे एक मिनट, मतलब जब हम सुनते हैं कि किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए तो इसका मतलब तो सीधा है ना कि प्रोड्यूसर की जेब में 100 करोड़ रुपए आ गए, फिल्म जबरदस्त हिट है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं। और यही तो सबसे बड़ा झूठ है। असलियत यह है कि 100 करोड़ के कलेक्शन का मतलब है कि प्रोड्यूसर तक शायद सिर्फ 45 करोड़ ही पहुंचे, आधे से भी कम। तो सवाल ये उठता है कि भाई बाकी का 55 करोड़ रुपया जाता कहां है? इस 100 करोड़ के झूठ को समझने के लिए ना हमें एक जासूस की तरह पैसे का पीछा करना होगा। और इसकी शुरुआत होती है उस एक चीज से जो हम सब खरीदते हैं, सिनेमा की टिकट। चलिए मान लेते हैं कि 200 रुपए की एक टिकट खरीदी गई, तो सबसे पहले इसका एक हिस्सा लगभग 18% GST के तौर पर सीधा सरकार के पास चला जाता है। फिर जो बचा उसका एक बड़ा हिस्सा एग्जीबिटर यानी थिएटर का मालिक रख लेता है। क्यों? क्योंकि उसे बिजली, स्टाफ, मेंटेनेंस का खर्चा निकालना है। और आखिर में जो बचता है ना, वो छोटा सा टुकड़ा प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब पूरे खेल में प्रोड्यूसर को सबसे छोटा हिस्सा मिलता है? ये तो पूरा गेम ही उल्टा है जैसा हम सोचते हैं। एग्जैक्टली। और इसीलिए किसी फिल्म का असली हिट या फ्लॉप होना सिर्फ थिएटर की कमाई से तय होता ही नहीं है। इसके पीछे एक पूरा बिजनेस फॉर्मूला है जिसका बस एक छोटा सा हिस्सा है थिएटर से होने वाली कमाई। और यहीं पे एंट्री होती है असली गेम चेंजर की, जिसे कहते हैं नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू। ये वो खजाना है जिसके बारे में आम ऑडियंस को कभी पता ही नहीं चलता। असल में ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। चलो इसको ना एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हाल ही में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का केस लेते हैं। अरे रुको, ये तो करण जौहर की इतनी बड़ी फिल्म थी, रणवीर, आलिया, इसने तो सारा पैसा बॉक्स ऑफिस से कमाया होगा ना। सुपर डुपर हिट थी फिल्म, सब जानते हैं। चलो देखते हैं इस फिल्म को बनाने और इसे प्रमोट करने में जो कुल खर्चा आया वो था लगभग 178 करोड़ रुपए। ये है वो टारगेट जिसे रिकवर करना था। अब देखिए इंडिया के बॉक्स ऑफिस से प्रोड्यूसर के पास कितना पैसा आया, सिर्फ 68.8 करोड़ रुपए। बस 178 करोड़ के खर्चे के सामने सिर्फ 68 करोड़, ये तो आधे से भी कम है। इस हिसाब से तो फिल्म को भारी नुकसान होना चाहिए था, फ्लॉप हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। और यहीं पर काम आता है पहला सेफ्टी नेट, ओवरसीज मार्केट यानी विदेशों से हुई कमाई। वहां से प्रोड्यूसर को मिले लगभग 75 करोड़ रुपए। इसने फिल्म को डूबने से बचाया और खर्चे के काफी करीब ला दिया। लेकिन अब देखिए इस कहानी का असली हीरो। फिल्म के OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स बेचकर प्रोड्यूसर ने कमाए पूरे 130 करोड़ रुपए। ये है वो नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू जिसकी हम बात कर रहे थे।
तो चलिए अब फाइनल हिसाब किताब करते हैं। जब हम सारी इनकम को जोड़ते हैं, थिएटर और बिना थिएटर वाली, और उसमें से 178 करोड़ की लागत निकालते हैं, तो प्रोड्यूसर को 95 करोड़ से भी ज्यादा का साफ मुनाफा हुआ। फिल्म जबरदस्त प्रॉफिटेबल थी, लेकिन इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के दम पर नहीं, बल्कि विदेशों में हुई कमाई और पर्दे के पीछे हुई डील्स के दम पर। तो मतलब साफ है, आजकल थिएटर में फिल्म रिलीज करने का असली मकसद बदल गया है। ये अब बस एक बड़ा सा मार्केटिंग इवेंट बन गया है ताकि फिल्म की चारों तरफ हाइप बनाई जा सके और उसके OTT डील की कीमत बढ़ाई जा सके। यार ये बिजनेस मॉडल तो बड़ा अजीब है। क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? इसके लॉन्ग टर्म असर क्या होंगे इंडस्ट्री पर? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ये मॉडल हमेशा नहीं चल सकता। चलो देखते हैं कि इस मॉडल के चलते बॉलीवुड का आने वाला कल कैसा दिख सकता है। देखिए, 3 संभावनाएं हैं। बेस्ट केस, सिस्टम में पूरी पारदर्शिता आ जाती है, जिसकी वजह से राइटर्स जैसे क्रिएटिव लोगों को बेहतर पैसे मिलते हैं। वर्स्ट केस, OTT प्लेटफॉर्म्स अचानक पैसा देना बंद कर देते हैं, स्टार्स अपनी फीस कम नहीं करते और पूरी इंडस्ट्री क्रैश हो जाती है। और सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो, छोटा मोटा कंपटीशन खत्म हो जाता है और सिर्फ 3-4 बड़े कॉर्पोरेट स्टूडियोज बचेंगे जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करेंगे। अगर सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, कि सिस्टम टूटा हुआ है, तो कोई इसे ठीक क्यों नहीं करता? ये सुधार लागू क्यों नहीं हो पाते? ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस पर बात नहीं होती। इंडस्ट्री में बातें तो बहुत होती हैं, जैसे टिकट की कीमत को फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि कम भीड़ होने पर टिकट सस्ती हो, सिंगल स्क्रीन थिएटरों को कमाई का बेहतर हिस्सा दिया जाए ताकि वो जिंदा रह सकें, और सबसे बड़ा सुधार, स्टार्स की फीस को फिल्म के बजट का एक फिक्स्ड परसेंटेज बना दिया जाए ताकि लागत कंट्रोल में रहे। पर ये सुधार फेल हो जाते हैं। क्यों? वजह सिर्फ 2 शब्दों में है, ईगो और इनसिक्योरिटी। स्टार्स को फिल्म की सक्सेस पर इतना भरोसा नहीं होता कि वो प्रॉफिट में हिस्सा लेने पर काम करें, इसलिए वो पहले ही अपनी पूरी फीस ले लेते हैं, और थिएटर के मालिक अपना पूरा डेटा शेयर नहीं करना चाहते ताकि वो टैक्स बचा सकें। और इस टूटे हुए सिस्टम का नतीजा ये है कि फायदा सिर्फ उनको होता है जिनके पास फिल्म के राइट्स यानी IP हैं, या जो बड़े बड़े टेक स्टूडियोज हैं। और इस पूरे खेल में हारता कौन है? वो दिहाड़ी मजदूर जो सेट पर काम करता है, और वो छोटे शहर का थिएटर मालिक जो सिस्टम में सबसे नीचे खड़े हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिरी और सबसे कड़वा सच क्या है? सच ये है कि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स अब अक्सर सिर्फ ईगो को मसाज करने के लिए होते हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए। असली बिजनेस तो बंद कमरों में एक्सेल शीट्स पर होता है, जहां फिल्मों के राइट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक बेरहम ट्रेडिंग का खेल है। तो अब अगली बार जब किसी फिल्म का 100 करोड़ का पोस्टर सामने आए, तो उसके पीछे क्या दिखेगा? सिर्फ एक बड़ा सा नंबर, या फिर उस नंबर के पीछे छिपा हुआ असली बिजनेस का खेल?